इस टॉपिक पे जब भी बात होती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि वो किसकी तरफ से बात करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे जी के बारे में। और जब भी अन्ना हजारे जी का नाम आता है, तब लोग सीधे सीधे दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक वो गुट जो उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करता है, और एक दूसरा गुट जो उनके ऊपर कुछ आरोप लगाता है। जो फैक्ट है वो आपके सामने रखूंगा। क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या उन्होंने बुरे काम किए हैं, क्या उनके ऊपर आरोप लगते हैं, क्या उन आरोपों के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ कहा है, क्या उन आरोपों में सच्चाई है, इन्हीं बातों पे आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज हम कौन सा ट्रूथ रिवील करने वाले हैं? रिवील करने जा रहे हैं ये कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, हमेशा इस टॉपिक पे जब भी बात होती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि वो किसकी तरफ से बात करें। जब से बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली में शराबबंदी को लेकर हमलावर हुई है, हर जगह पे उनका विरोध चल रहा है, और फिर भी बीजेपी के हाथ कुछ लगता नहीं दिख रहा है। उस वक्त एक नाम फिर से सबको सुनाई देने लगा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे जी के बारे में। और जब भी अन्ना हजारे जी का नाम आता है, तब लोग सीधे सीधे दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक वो गुट जो उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करता है, और एक दूसरा गुट जो उनके ऊपर कुछ आरोप लगाता है। अब कितने आरोपों में सच्चाई है वो बात की बात, लेकिन लोग इन दो गुटों में बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी को भी उनके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट दिखता नहीं है। मैं यहाँ बैठ के उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा। जो फैक्ट है वो आपके सामने रखूंगा। क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या उन्होंने बुरे काम किए हैं, क्या उनके ऊपर आरोप लगते हैं, क्या उन आरोपों के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ कहा है, क्या उन आरोपों में सच्चाई है, इन्हीं बातों पे आज बात करेंगे। कंक्लूजन आपके ऊपर है। आखिर में आपको डिसाइड करना है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या फाइनल ट्रूथ है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कहानी शुरू करने से पहले वो कहानी बहुत शुरू से जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम आज के जो अन्ना हजारे के ऊपर बात करेंगे, उनकी उम्र ऑलमोस्ट 85 ईयर्स के आसपास है, मतलब वो 85 साल के हैं। और जब हम एक 85 साल के एक वयोवृद्ध समाज सेवक के ऊपर बात कर रहे हैं, तब ये भी जानना ज़रूरी है कि वो 85 साल आते आते तक उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। वो समाज सेवा में आजकल से नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सच है। चलिए शुरू करते हैं उनके जीवनी से। उनका पूरा नाम और असल नाम है किशन बाबूराव हजारे। बहुत सालों के बाद लोग उनको अन्ना इस नाम से पुकारने लगे। अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर साउथ इंडियन, तेलंगाना, आंध्रा के साइड के जो लोग हैं, उनको भली भांति मालूम है अन्ना का मतलब क्या है। अन्ना इसका मतलब बड़ा भाई इसके रूप में भी होता है, या फिर कभी कभी महाराष्ट्र में कई सारे लोग अपने पिता को भी अन्ना कह के पुकारते हैं। ये नाम उनको बहुत सालों के बाद मिला है। उनका असल नाम है किशन बाबूराव हजारे। अहमदनगर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। वो सबसे बड़े हैं अपने 4 भाइयों में और 2 बहनों में। उसके बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। उनका जन्म हुआ था 1937 में। कई जगह पे उनकी जन्म तारीख 1940 में लिखी गई है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1937 से 40 के बीच उनका जन्म हुआ, और फिर वो लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई में आने के बाद और थोड़ी उम्र होने के बाद, अपनी 7वीं तक कक्षा पूरी करने के बाद, अन्ना दादर के स्टेशन पे फूल बेचने का काम करने लगे। और फिर उन्होंने वही दादर एरिया में अपने 2 फूलों की
दुकानें भी शुरू की। ये साल था 1958 से लेकर 60 तक का। और फिर 1960 के दशक में अन्ना इंडियन मिलिट्री में भर्ती हो गए। 1960 से लेकर 1975 तक उन्होंने देश के लिए सेवाएं दी। 1965 का इंडो पाक वॉर में वो शामिल थे। उसके बाद उनकी कई जगह पे पोस्टिंग भी हुई, जैसे कि पंजाब या फिर नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर, इन जैसी जगहों पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी और कई सारे मुठभेड़ में वो शामिल थे। वॉर में भी वो एक्टिव थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट और अचरज की बात यह है जो उनको खुद को भी लगती है कि इन सभी मुठभेड़, इन सभी वॉर में से वो सही सलामत जिंदा लौट आए, जबकि उनके साथी जो भी थे उनमें से ज्यादातर वो शहीद हो गए थे। लेकिन अन्ना हर बार जिंदा बच के आए हैं। और आगे जाके उन्होंने ये बात खुद कही है कि आगे जाके उनको ऐसा लगा कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी, इतने लड़ाई मुठभेड़ उसके बावजूद मैं जिंदा लौट पाया या फिर मैं जिंदा हूं, इसकी वजह हो सकती है कि ऊपर वाला मुझसे कुछ अलग काम करवाना चाहते हो। उसी बीच उनकी मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे और गांधी जी से। उनसे मुलाकात हुई, इसका मतलब उनकी किताबें उनको पढ़ने के लिए मिली और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। विनोबा भावे के विचारों से, महात्मा गांधी के विचारों से, स्वामी विवेकानंद के विचारों से वो बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगे। उसके बाद 1975, मतलब अपनी 12 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद वो वहाँ से रिटायर हो गए और फिर उन्होंने मुंबई जाने के बजाय अपने जन्म गांव, अपने मूल गांव रालेगंज सिद्धि में जाने का फैसला किया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है किशन बाबूराव हजारे नामक एक व्यक्ति की अन्ना हजारे बनने की। कैसे बने वो अन्ना, इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। आगे टॉपिक पे बढ़े इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि रालेगंज सिद्धि आज का जो सबसे बेस्ट एरिया कहा जाता है, जिस गांव को विकसित करके अन्ना जी ने बहुत सारे पुरस्कार भी लिए हैं, पद्म भूषण भी उनको मिला है। उसके अलावा WHO ने भी उनका काम को रिकॉग्नाइज किया है। उस रालेगंज सिद्धि को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने से बजाय आप उसको 1975 के परिप्रेक्ष्य में देखिए। उसकी वजह यह है कि अहमदनगर महाराष्ट्र का वो जिला है जो सबसे ज्यादा पानी के लिए जूझता है, जिसको हम सूखाग्रस्त इलाका कहते हैं। वो सूखाग्रस्त एरिया रहा है अहमदनगर हमेशा से। उस गांव में जाके उन्होंने जो किया वो सच में काबिले तारीफ था। उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो 1975 में रिटायरमेंट लेने के बाद वो पहुंचे अपने गांव रालेगंज सिद्धि में और उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर तरफ दारिद्रता, गरीबी और शराब का व्यसन सबको लगा हुआ है। और अन्ना हजारे तब तक गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे, तो उन्होंने अपने इस गांव को सुधारने का प्रण ले लिया। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो है अल्कोहल बैन। अपने गांव में उन्होंने पूरी तरह से शराब बंदी करने का फैसला लिया और उनके साथ उनके लोगों ने भी बहुत साथ दिया। उसकी वजह थी, एक तो वो मिलिट्री से रिटायर होकर आए थे उस टाइम में भी, और इस टाइम में भी जो भी मिलिट्री से रिटायर होकर आते हैं उनकी इज्जत गांव में ज़्यादा ही होती है। और प्लस गांव में सबसे ज़्यादा पैसे हम कह सकते हैं उस टाइम पे उनके पास थे, क्योंकि वो मिलिट्री से एक सरकारी नौकरी से रिटायर होकर गए थे। तो अपने जो भी पास पैसे थे वो भी वो लोगों में बांटते थे और प्लस वो गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो उन्होंने जब ये पहला फैसला लिया तो पूरे गांव ने उनका समर्थन किया और अहमदनगर के उस छोटे से गांव में शराब पूरी तरह से बंद हो गई। और जैसे ही शराब बंद हो गई, गांव में धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी कि शराब की वजह से क्या क्या होता था। अब लोग समझने लगे, लोग अन्ना जी को मानने लगे। उसके बाद उन्होंने कई सारे उपक्रम अपने गांव में पूरे किए। उनमें से एक खास है उपक्रम, वो है ग्रेन बैंक। ग्रेन बैंक मतलब अनाज की बैंक, धान्य बैंक हम कहेंगे। वो धान की बैंक उन्होंने शुरू की।
धान की बैंक इसके लिए कि गांव था, कभी किसी की फसल ज़्यादा होती थी, कभी किसी की फसल कम होती थी। तो जिसकी फसल कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, उसको खाली पेट ना सोना पड़े, इसके लिए जिसकी फसल ज़्यादा होती थी वो कुछ हिस्सा उस धान बैंक में दे देता था, और जिसको ज़रूरत होती थी वो वहाँ से धान लेके जाता था अपने घर में यूज़ करने के लिए, और उसके ब्याज में थोड़ा ज़्यादा अनाज के साथ वो अगले साल उस बैंक में वो धान वापस देता था। और फिर अन्ना जी की इमेज लोगों में और ज़्यादा बन गई। और वो तो जाहिर सी बात है, एक ऐसे टाइम पे 1975 का वो समय है, 1980 का वो समय है, हर तरफ दारिद्रता, गरीबी और अशिक्षित लोग भरे पड़े हैं जिनको कुछ मालूम नहीं कि क्या करना है। उस टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति मिलिट्री से रिटायर होकर जो जाता है और अपने गांव में कुछ नए प्रयोग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उनके फॉलोअर्स तो बनने ही थे। इसी बीच उन्होंने एक और काम किया जिसके लिए उनको बहुत माना जाता है। वो ये काम था कि 1975 में, 1975 से 80 के दशक के बीच अहमदनगर में सिर्फ 75 एकड़ का जो लैंड था वो पानी के नीचे था, इरिगेटेड था। लेकिन अन्ना जी ने अपने नए नए आइडियाओं से वो एरिया टोटल 2500 एकड़ तक फैलाया, जिससे लोगों की खेतियां हरी भरी होने लगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको संजो के रखने के लिए तालाब खुदवाए, उससे पानी की जो जमीन में जाने की क्षमता है वो बढ़ गई, इससे खेतों में पानी मिलने लगा। और फिर अन्ना जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया रालीगंज सिद्धि में। वो निर्णय क्या था? वो निर्णय था अपने सभी किसान भाइयों को कह के गन्ने की खेती बंद करवाना। उन्होंने भारत में बहुत सारे जगह पे घूम के ये पता लगाया या फिर उनको ये मालूम पड़ा कि गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी लगता है या फिर यूज होता है, और उसी की वजह से उस इलाके में सूखा पड़ता है। तो उन्होंने अपने गांव वालों के साथ मिलके चर्चा करके गन्ने की खेती बंद करवाई, और उसके बदले उन्होंने खेती शुरू की दालों की, करधान्यों की और ऐसे चीज़ों की जिसके लिए पानी बहुत कम लगता है। और सच मानिए ये फैसला सबसे क्रांतिकारी था, क्योंकि इसी फैसले से रालीगंज सिद्धि इस गांव का पूरी तरह से नक्शा बदल गया। लोगों के हाथों में पैसा खेलने लगा और लोग और ज़्यादा समझदार होने लगे। गांव के इलेक्शंस हो वो भी अन्ना अपने तक ही सीमित रख के अच्छी तरह से पूरे करते थे। गांव में शराबबंदी तो थी ही, प्लस गांव के हाथों में पैसा भी आने लगा था। अब गांव में कोई भी झगड़ा नहीं था। और अब यहाँ से अन्ना हजारे की पहचान बाहर के इलाकों में भी होने लगी। पूरे भारत भर उनके नाम के चर्चे होने लगे थे। यहाँ तक कि WHO और UN ने भी उनके काम को सराहा, और प्लस भारत सरकार ने भी उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में वो तो ज़्यादा एक्टिव थे ही। इस तरह से उनकी पहचान बढ़ने लगी, और फिर लोग उन्हें अन्ना इस दूसरे नाम से बुलाने लगे, और तब से किशन बाबूराव हजारे बन गए अन्ना हजारे। ये तो काम हो गया उनके उस दशक के उसके गांव के लिए। फिर अन्ना हजारे ने और कई सारे मूवमेंट किए और कई सारे आंदोलन किए। उनमें से सबसे ज़्यादा उनका जो लड़ाई का तरीका था वो था उपोषण का। गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए उपोषण को उन्होंने इतना बड़ा हथियार बनाया कि बहुत सारी सरकारें उनके सामने झुक गई। उन्होंने 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मूवमेंट की शुरू की। महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को शुरू करके उन्होंने उसे पूरे देश में फैलाया। 1991 में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके पहले शिकार जो बने थे वो थे महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता, और इसी के लिए उनको अन्ना हजारे जी को जेल में भी जाना पड़ा था। उसके बाद वो लगातार इन नेताओं के ऊपर हमलावर बने रहे। 2003 में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में रह चुके मंत्रियों के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनमें से 2 को तो राजीनामा भी देना पड़ा था। सुशील कुमार शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे PB सावंत, और उस समिति ने ये पाया कि अन्ना जी ने जो आरोप किए तो बिल्कुल सही है, और उस टाइम पे एनसीपी और कांग्रेस में
जो मंत्री थे नवाब मलिक, पद्म सिंह पाटिल और सुरेश दादा जैन, इन 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरीके से अन्ना का कारवा और आगे बढ़ता गया और उनका काम और कई जगह पे फैलता गया। सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया वो ये था कि 2005 की वो लड़ाई जब उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए आंदोलन छेड़ा और उसमें जीत भी हासिल की, और 2005 में मनमोहन सिंह सरकार को ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाना पड़ा, जिसका फायदा बहुत सालों तक लोगों को हुआ। 2014 के बाद उसकी हालत क्या हुई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 2005 में ये कानून आने के बाद से लेके 2013 तक ये कानून बहुत ही सशक्त था और इसके द्वारा लोगों ने कई सारी इंफॉर्मेशन निकाली, जिसका उपयोग करके उन्होंने सरकारों को क्वेश्चन किए, उनके ऊपर अंकुश रखने का काम किया। मेरे हिसाब से अन्ना का ये सबसे बेस्ट काम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी और उसमें जीत भी हासिल की थी। ये एक्ट सच में एक हथियार के रूप में कई लोगों ने इस्तेमाल किया 2013 तक। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद इस एक्ट को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसकी शक्ति क्षीण की गई वो कोई सोच भी नहीं सकता, और ना उसके ऊपर कभी अन्ना हजारे जी ने सवाल पूछा। खैर ये बात हम आगे करेंगे। ये हो गया 2005 का उनका राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए की गई लड़ाई। उसके बाद 2010 में उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक लिकर पॉलिसी के खिलाफ भी लड़ाई छिड़ी थी, उसमें भी वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद उन्होंने उनका सबसे लोकप्रिय और जिसके बाद से इस देश की पूरी तरह से सूरत बदल गई, हालात बदल गए, और आज जो दिन देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि उस आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया और बीजेपी को सत्ता में लाया, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं, लोग उन्हें बोलते हैं, जिनके जवाब वो बिल्कुल कभी देते नहीं हैं। और वो आंदोलन था 2011 का जन लोकपाल आंदोलन। तो इस जन लोकपाल आंदोलन ने क्या पाया क्या खोया, इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये जन लोकपाल आंदोलन या फिर जन लोकपाल बिल मतलब आखिर है क्या, जिसको वो पास करवाना चाहते थे। इस जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था रिटायर्ड जज एन सुरेश कुमार, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल, इन 3 लोगों ने। और इसी जन लोकपाल बिल को वो संसद में पारित करवाना चाहते थे और उसी के लिए छेड़ा गया था ये आंदोलन। जन लोकपाल बिल में मोटा मोटी ये कहा गया था कि सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ भी लोग कंप्लेंट करें और उसके खिलाफ जल्द से जल्द सुनवाई होके उनको जो भी सजा हो वो मिले। और भी कई सारे मुद्दे उसमें थे, लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे आक्षेप भी लिए, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसी जन लोकपाल बिल को पारित करवाने के लिए अन्ना जी ने 2011 में ये आंदोलन शुरू किया, जो बहुत महीनों तक चला भी, और जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने जन लोकपाल बिल संसद में पारित भी करवाया। अब आते हैं हम इस कहानी के दूसरे पार्ट पे। अब तक हमने देखा कि अन्ना 1975 मिलिट्री के रिटायर होने के बाद से 2011 तक का उनका काम, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, छोटी घटनाएं हो बड़ी घटनाएं हो, उन्होंने हर बार कमेंट की, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की, अपना मत प्रदर्शन किया, और उनका मत इतना इम्पोर्टेंट था कि लोग उसके बारे में ज़रूर सोचते थे। लेकिन ये बात 1975 से लेके 2011-12 तक थी। इस बीच ज़्यादातर समय में वो किसके ऊपर हमलावर रहे होंगे, तो वो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य पार्टियां। लेकिन उन्होंने कभी भी 2 पार्टियों के ऊपर हमला नहीं किया, और ये सब जानते हैं वो है शिवसेना और बीजेपी। उसकी वजह ये बताई जाती है कि शिवसेना के ऊपर हमला न किया क्योंकि शिवसेना 1975 में बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, क्योंकि 1965 में मतलब उसके जस्ट 10 साल पहले ही शिवसेना की स्थापना हुई थी और वो बहुत ही आक्रामक रूप में थी। 1975 से लेकर 1992 या 95 तक शिवसेना एक बहुत ही रेबल मूड में थी।
अब उस टाइम पे अगर अन्ना हजारे उनके ऊपर टिप्पणी करते, टीका करते, तो फिर अब जानते हैं क्या होता। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे वैसे व्यक्ति तो थे नहीं कांग्रेस के लोगों के जैसे जो इनकी हर बात मानते। तो ये वजह हो सकती है कि उन्होंने कभी शिवसेना के ऊपर बात नहीं की। और दूसरी पार्टी थी, वो थी बीजेपी। अब बीजेपी के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, उसके लिए उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। पहला आरोप ये है कि वो आरएसएस से लिंक है, वो मतलब अन्ना हजारे आरएसएस से लिंक है। और उसके लिए कई लोग कई सारे प्रमाण देते हैं। उसमें से एक प्रमाण ये है कि 1975 में रिटायर होकर आने के बाद 1978 या 80 में वो नानाजी देशमुख इस आरएसएस लीडर से मिलने के लिए गए थे। अब वो विजिट पर्सनल थी, आरएसएस से संबंधित थी या किसी और बारे में थी, वो बात अलग है। और बात मतलब नानाजी देशमुख अपने गोंडा गांव में भी, एक तहसील है इंडिया में, वहाँ पे भी यही उपक्रम कर रहे थे जो अन्ना जी ने रालेगंज सिद्धि में किया। वही देखने के लिए वो 3 दिन के लिए गोंडा के दौरे पे गए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात आरएसएस लीडर नानाजी देशमुख से हुई थी। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसके साथ, नानाजी देशमुख जी के साथ अन्ना जी के बहुत अच्छे संबंध थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे। अब मेन पॉइंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो है 2011 का उनका वो आंदोलन। क्या 2011 के आंदोलन के बाद उनको जो चाहिए था वो मिल गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो उनको उसको फॉलो करना चाहिए था 2011, 12, 13 के बाद भी। लेकिन 2013 में कांग्रेस के जाने के बाद और 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद अन्ना जी ने जन लोकपाल नाम का कोई भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला है। और अगर निकाला भी होगा तो वो एज ए रिक्वेस्ट होगी। उन्होंने कभी भी उस बात के लिए आंदोलन का इशारा नहीं दिया। अब इसके बचाव में कई लोग ऐसा कहते हैं कि जन लोकपाल बिल तो आ गया, लोकपाल नियुक्त भी हो गए, लेकिन मैं और या फिर कोई भी उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या लोकपाल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे अन्ना और उनकी टीम चाहती थी? अगर हाँ, जन लोकपाल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे अन्ना और उनकी पूरी टीम चाहती थी, तो फिर इस देश से भ्रष्टाचार क्यों कम नहीं हुआ? या फिर अगर वो जन लोकपाल ठीक उसी तरह से काम करते जैसे अन्ना और उनकी टीम चाहती थी, तो क्या आज की तारीख में इस देश की राजनीति से वो सभी करप्ट नेता आउट हो चुके हैं? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब जन लोकपाल उस तरीके से लागू नहीं किया गया है जैसा अन्ना और उनकी टीम चाहती थी। और अगर जन लोकपाल लागू करवाना 2014 के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी थी, तो क्या अन्ना ने कभी भी एक सवाल पूछा बीजेपी को कि उस जन लोकपाल का क्या हुआ? और अगर नहीं पूछा तो लोग पूछते हैं कि अन्ना जी क्यों नहीं बोले? 2011 का वो जन लोकपाल आंदोलन इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में वो फैल गया था, पूरे भारत में फैल गया था। कई सारे नेता वहां पे पहुंचे थे, कई सारे नेता वहां से बने भी। 2012 के नवंबर में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा। पहले उस वक्त अन्ना हजारे ने भी कहा था कि इस पार्टी के लिए मेरा समर्थन नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर पार्टी अलग बनाई तो उसकी भी वजह अन्ना हजारे ही थे, क्योंकि उस वक्त तक अन्ना हजारे जी का आंदोलन बीजेपी ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी अलग पार्टी बनाने के। इसका मतलब है सीधा सीधा कि अन्ना हजारे ने बहुत पहले से ही अपने आप को बीजेपी के लिए गिरवी रख दिया होगा, ऐसे कई लोग सोचते हैं। 2014 के बाद से तो अन्ना हजारे बिल्कुल निद्रा में ही चले गए हैं। कई सारे लोग बोलते हैं 2013 के पहले इतना आंदोलन करने वाला आदमी, इतना बोलने वाला आदमी, सरकार के हर बार में टीका टिप्पणी करने वाला आदमी 2014 के बाद क्या सच में इंडिया में सब कुछ ठीक होने लगा है? पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, खाने की महंगाई, हिंदू मुस्लिम बवाल आज टॉप लेवल पे है, तो फिर अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलते हैं? बीच बीच में उठते हैं, वो भी सिर्फ अपनी केंद्र सरकार की तारीफ करने के लिए। और आज वापस उनका टॉपिक आया, उसकी वजह यही है कि जैसे ही बीजेपी को 2 कदम पीछे हटते हुए उन्होंने देखा, बीजेपी ने उनको सामने कर दिया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कई सारे लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है, मैंने कई बार देखा है। आर्गुमेंट ये होता है
कि अन्ना की उम्र अभी 85 साल की है, 85 ईयर्स के अन्ना हो चुके हैं, क्या वो अभी भी आंदोलन करेंगे आपके लिए? आप करो, आप क्या कर रहे हो? और ये भी जाहिर सी बात है। लेकिन 85 ईयर्स के अन्ना जब अपने आप को बीजेपी के लिए बेचते हुए लोग देखते हैं तभी तो बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि अभी वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आंदोलन नहीं कर सकते लेकिन कम से कम एक दो शब्द भी बोल सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। क्या उन्होंने बोला है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लोग उनको टारगेट करते हैं। और ये टारगेट करना अभी से नहीं है, उनके ऊपर इससे पहले भी कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। उसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ वो उसमें हम नहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है वो सच भी ना हो, लेकिन एलिगेशंस तो लगे हैं। अब जैसे कि पीबी सावंत रिपोर्ट, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की, जिसकी रिपोर्ट की वजह से महाराष्ट्र में 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था, उसी रिपोर्ट में उन्होंने अन्ना हजारे के ऊपर भी कुछ भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि उनकी संस्था में पैसों की हेरफेर। पहला आरोप जो उनके ऊपर लगता था वो मैंने बताया था कि आरएसएस से लिंक हो सकते हैं। उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद उनके ऊपर ये भी आरोप लगे कि कई बार ये विशिष्ट राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये 2011, 12, 13 में तो सामने आ ही गया था। उससे पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र में वही किया था। और प्लस आप इतने बड़े समाज सेवक हैं तो आपकी एक सोच होती है जो कांस्टेंट और स्टेबल होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने कहा या फिर जो किया पिछले 10 सालों में, वो कोई भी देख सकता है और सोच सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी पहले की सोच अलग थी, उसके बाद की सोच अलग थी। पहले उन्हें नरेंद्र मोदी बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसके बाद उनको अचानक पसंद लगने लगे। और प्लस उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये भी लगता है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक है, मतलब उनको लोकशाही से परहेज है। वो लोकशाही को नहीं मानते। लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल, इसको सामने लाने के लिए उन्होंने जो भी किया, उस जन लोकपाल बिल को भी कई लोगों ने संविधान के खिलाफ बताया, और वो है भी। आप एक समांतर व्यवस्था लागू करवाना चाहते हैं, कोर्ट, पार्लियामेंट इसके साथ साथ चलने वाली, और इससे आप कोर्ट, पार्लियामेंट, संसद इसकी महत्वता कम कर रहे हैं। और इसीलिए कई लोगों ने जन लोकपाल बिल को संविधान के खिलाफ कहा है, और उसी को लागू करवाने के लिए अन्ना जी ने जी तोड़ मेहनत भी की थी। उनके ऊपर एक और भी आरोप लगता है हर बार, वो है कि वो एंटी मुस्लिम है, क्योंकि 1975 से लेके आज तक कभी भी अन्ना हजारे इस व्यक्ति ने मुसलमानों के खिलाफ होने वाली किसी भी हिंसा, वारदात, घटना के बारे में कुछ नहीं बोला है। फिर वो 1992 के दंगे हो, मस्जिद डिमोलिशन हो, फिलहाल में घटी हुई घटना हो, उन्होंने अब 85 की उम्र के वो हो गए समाज सेवा करते करते, कभी भी मुस्लिम डोमिनेशन के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। अगर बोला है तो कोई भी सामने आके बताए, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अन्ना हजारे ने मुस्लिम डोमिनेशन के खिलाफ कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला है। और वही हालत है दलित अत्याचारों के बारे में भी। उन्होंने देश में हो रहे इन दलित अत्याचारों के ऊपर भी कभी टिप्पणी नहीं की, वो उनसे हमेशा बचते रहे हैं। तो ना उन्होंने मुस्लिमों के बारे में कभी भी कुछ बोला, और ना उन्होंने इस दलितों के बारे में कुछ बोला। और फिर आप खुद को समाज सेवी कहते हैं, वो किस बलबूते पे? ये सवाल लोग पूछते हैं, और ये सवाल वाजिब भी है। इसके अलावा उनके ऊपर एक एलिगेशन और भी लगता है कि उनकी कथनी और उनकी करनी, उनके पहनावे और उनके बर्ताव में बहुत फर्क है। जैसे कि वो खुद को गांधीयन कहते हैं, गांधी को मानने वाला कहते हैं, तो गांधी की अहिंसा उनसे अभिप्रेत है। लेकिन कई मौकों पे अन्ना हजारे ऐसे एक्ट हुए हैं कि वो गांधीयन नहीं लगे, या फिर हिंसा उनको सही रास्ता लगता है। 2-4 वाक्य मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कई वाक्य हैं। पहला वाक्य ये था कि शरद पवार जी को 2011-12 में इस जन लोकपाल आंदोलन के दौरान एक हरविंदर सिंह नाम के युवक ने थप्पड़ मारा था।
उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना हजारे ने जो कहा वो तो उससे भी ज़्यादा गलत था। सिर्फ एक ही मारा, और ये उस टाइम पे बहुत सुर्खियों में था। तो उससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। एक व्यक्ति के लिए जो मन में गुस्सा होता है वो समझ में आता है, वो दिखता है। और एक गांधीवादी सोच वाला आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके अलावा उनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि रालेगन सिद्धि में जो उन्होंने नीतियां अपनाई, उन नीतियों को पालन करवाने के लिए उन्होंने गांव में बहुत ही कड़क अनुशासन का उपयोग किया था। शराबबंदी हो या फिर और कोई भी मसले हो, अगर वो लोग फॉलो न करें तो फॉलो न करने वालों के लिए बहुत जबरी शिक्षा होती थी। ऐसे भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और प्लस एक गांधीवादी कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन अन्ना हजारे खुलेआम कई बार ये कह चुके हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ वॉर करना चाहिए। अब कोई भी आम सोच वाला आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये सबको मालूम है। और तब अन्ना जैसा आदमी वॉर की मुखालफत करने के बजाय उसका समर्थन करे तो हम उसको क्या कहेंगे? इसको हम गांधीवाद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसके अलावा और कई सारे लोगों ने उनके इस नेचर के खिलाफ लिखा भी है। जन लोकपाल आंदोलन बिल का फोरनेस बहुत पत्रकारों ने सबूतों के साथ दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में हो या फिर द हिंदू में हो और कई सारे न्यूज़पेपर्स में इस जन लोकपाल बिल का फोरनेस सबूतों के साथ दिया है, और उससे किस पार्टी को फायदा हुआ ये भी लोगों ने दिखाया है। और अब इतने सालों की निद्रा के बाद अन्ना फिर जग गए हैं और अरविंद केजरीवाल को टारगेट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब ये लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक मुखपत्र है आरएसएस का जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर, इस ऑर्गेनाइजर में एक हेडलाइन है, आप इज द बाप ऑफ ऑल पाप। बस सेम यही लैंग्वेज अन्ना हजारे यूज कर रहे हैं अपने लेटर में। तो इससे हम क्या समझे? हम यही समझते हैं कि अन्ना हजारे शायद बीजेपी के एजेंट हैं, जैसा लोग कहते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता। उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, बहुत सारे काम, जिसके लिए उनको दिल से सैल्यूट भी है। एक 85 साल का एक ज्येष्ठ समाज सेवक, उसके लिए दिल में बहुत इज्जत है, जो एक मंदिर में रहता है अभी भी एक कमरे में, जो आजीवन ब्रह्मचारी है, जिसके पास खुद का कुछ नहीं है, जो है वो समाज के लिए है। ऐसे आदमी के लिए दिल में इज्जत बहुत है, लेकिन उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए सामने वाले को जो करना चाहिए वो भी तो वो नहीं करते कभी कभी। इसीलिए बोलना पड़ता है लोगों को, और लोग जिनका मुंह आप नहीं बंद कर सकते। तो ये एलिगेशंस उनके ऊपर हमेशा लगते रहेंगे और उनके समर्थक उनका बचाव करते रहेंगे। ये तो हमेशा से चलता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि अन्ना जी ने जो किया है वो भी दिखाए, अन्ना जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो भी दिखाए। और जैसे कि हमने कहा था शुरुआत में, आखिरी निष्कर्ष तो आपको ही निकालना है कि इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कैसा है। इसमें हम अपनी राय नहीं दे सकते। इसके अंदर का फाइनल ट्रूथ ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। सिर्फ एक तरफा हर बार सोच के कुछ नहीं होता, हमको दोनों तरफ से सोचना चाहिए, तभी उस बात का फाइनल ट्रूथ सामने आता है। तो दोस्तों, इसी नोट पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।